हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स की पांचाल। बच्चों, आज हमारी 5th क्लास होगी जो हमारी सीरीज चल रही थी यानी कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस की और अपने पीवाईक्यूज की। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लासेस अच्छे से प्रोवाइड कर दिए, तो उनको जा करके ध्यान से देखो, काफी हेल्प मिलेगी आपको वहां से। ठीक है, और हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आइए अब हम अपनी शुरुआत करते हैं अपनी 5वीं क्लास की। आपको अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए अब इसको समझो ध्यान से, जिसमें दे रखा है हमारा tan a की वैल्यू हमारे पास है गिवन √3। क्या है √3, जिसमें हमें निकालना है sin स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a की वैल्यू। इसको समझो ध्यान से, हमारे पास गिवन है tan a की वैल्यू √3। ठीक है, अब √3 हमारा क्या होता है, ध्यान से समझो। √3 की वैल्यू देखो कि थीटा हमारा √3 कब देता है, tan में। ठीक है, tan की t रेशियोज में थीटा हमारा √3 कब देता है, तो देखो 30, 45 और 60। यदि हम इसकी वैल्यू रिकॉल करें tan में, तो क्या क्या होती है, 1/√3, 1 और √3, यानी कि tan 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है। तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan 60 डिग्री। और जब हमारा tan a बराबर आ जाएगा tan 60 के, तो मैंने आपको बता रखा है क्या, ध्यान से समझो क्या बताया था मैंने आपको, कि यहाँ से हमारा tan से tan कट जाएगा। क्या बताया था कि यहाँ से हमारा tan से tan कट जाता है, तो a इक्वल्स टू हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। क्या, अब ये जो हमारी थीटा की वैल्यू आई, जो हमारा ये एंगल आया 60 डिग्री, ये हम यहाँ पर रख देंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप अपनी वैल्यू देख लेना कि साइन 60 क्या होता है और कोस 60 क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको अपनी कैलकुलेशन खुद करनी है, ये वैल्यू खुद रिकॉल करो। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपकी सारी वैल्यूज याद होगी। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपको केवल उसमें वैल्यू पुट करनी है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसमें आपको वैल्यू ही पुट करनी है। यदि आप बच्चों को वैल्यू पता है तो आप उसका आंसर निकाल लोगे, वरना आपसे नहीं होगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखो और करने की कोशिश करो। इसमें भी ये हमारा एचसीएफ पर बेस्ड है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। हमारे पास में 3 नंबर है, 444, 486 और 604। ये हमारे पास 3 नंबर है, और कोई एक नंबर ऐसा है, कोई एक नंबर, ठीक है, जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। लेकिन जब वो नंबर, मान लीजिए वो नंबर x है, इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आता है हमारा 7। वही x यदि इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 11। वही x नंबर यदि इसको डिवाइड करे तो हमारा रिमाइंडर आता है 15। तो बच्चों एक बात समझने की कोशिश करो ध्यान से, यदि कोई नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर दे रहा है 7, इसी तरीके से यदि वही नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर दे रहा है 11, वही नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर दे रहा है 15, तो यदि हम इस नंबर को, ठीक है, यानी कि इस नंबर को इस नंबर में से माइनस करें, या फिर उल्टा कह लो, इस नंबर में से यदि हम ये नंबर माइनस करते हैं, तो जो भी हमारे पास में आएगा वो नंबर अब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा इस नंबर से। ठीक है, आई रिपीट, एक बात समझो ध्यान से। मानो हमारे पास में 8 नंबर है, क्या है बच्चों, 8 नंबर, और x वो नंबर है जो इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, लेकिन डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या देता है, 2। हमारा रिमाइंडर क्या देता है, 2, यानी कि x हमारा वो नंबर है जो इसको डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 2 देता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, क्योंकि हमारी स्मॉल डिजिट है तो यहाँ पर हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे कि हमारा वो नंबर 3 है, क्योंकि 3 एक ऐसा नंबर है जब 8 को डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर देगा। अब आप समझे क्या, इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। यदि हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। अब यही देखो, यदि हम 8 में से 2 घटाएं, कितना बचेगा, 6। अब ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्या, कैसे, यदि हम 6 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 दूना 6, रिमाइंडर अब क्या आएगा, 0। तो इसी तरीके से जब हमारे पास में बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा एक रहता है, चाहे आपका बड़ा नंबर तो बड़ी डिजिट दे रखी हुई, चाहे आपकी छोटी डिजिट दे रखी हो,
कॉन्सेप्ट यदि हमारा सही है तो वो सारे में काम आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको समझो। और यदि हम 444 में से 7 घटा दें, 444 में से 7 घटा दें तो क्या आएगा? इंक निकल रही है इसकी। ठीक है, 444 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? इसी तरीके से 486 में से क्या घटाएंगे हम? 11। इसी तरीके से हम 604 में से क्या घटाएंगे हम? 15। तो जो भी आएगा देखो, 14 में से 7 गए 7, तो 437। अब ये देखो 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 5, 7 और 4। इसी तरीके से इसको देखो, 14 में से 5 गए 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 589। इस तरीके से हमारे ये नंबर आ गए जो अब कंप्लीट डिवाइड हो गए उस अननोन नंबर से जो हमने x माना था। यानी कि x हमारा एक ऐसा नंबर होगा जो इनको अब कंप्लीट डिवाइड कर देगा, जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 0। ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 0। इसी तरीके से यहाँ पर भी। अब वो x क्या होगा? ठीक है, अब बात आती है x को निकालने की। हमारे पास में 3 नंबर है और उनका एक ऐसा नंबर है जो सब तीनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर देगा 0। तो यहाँ पर बच्चों हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या निकलेगा अब इनका? 437 का, 475 का और 589 का। आप क्या निकाल लेना? इनका HCF निकाल लेना, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। जो भी आपका HCF आएगा उसको डिवाइड कर लेना, उस नंबर से डिवाइड करना है आपको, ये वाला नंबर। ठीक है, इन तीनों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इनको डिवाइड करोगे तो पहली बार के में इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 7 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन वैसे ही पूछ लेता हूँ, यदि आपको पता है तो उसका आंसर दो बच्चों, नहीं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में बनेंगे। ठीक है, 1 नंबर में तो कम बनेंगे क्योंकि थोड़ा सा काम करना पड़ता है उसमें, लेकिन 2 नंबर के पर्पज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कैसा क्वेश्चन है बच्चों? ध्यान से देखो, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, इसमें हमारे पास में एक कॉमन पॉइंट से P से 2 कॉमन टेंजेंट दे दी इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो, ये इसको टच करेगी। इसका नाम दे दिया PA, इसका नाम दे दिया हमने PB। ये सेंटर पर मिल रही है हमारी, ओप सेंटर पर। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? रेडियस, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है बच्चों? रेडियस। ये भी रेडियस का काम करेगी, ये भी रेडियस का काम करेगी। और टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना एंगल हमारा कितना होता है? मैंने आपको कई बार बता लिया कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, चाहे इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो। ठीक है, तो ये भी हमारी टेंजेंट है, ये भी हमारी टेंजेंट है। याद रखो, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते चला करो, तभी आपको कुछ ना कुछ समझ में आता रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारी दूरी दे दी 10, ये हमारी दूरी दे दी 6। कितना दे दिया बच्चों? ये दूरी 6। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ PA प्लस PB। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है और इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री होता है। कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया दिया कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। आपको क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका एंगल भी गिवन नहीं होगा क्योंकि इसी से आपको आगे बढ़ना है, तो एग्जामिनर आपको ये हिंट भी नहीं देगा। ठीक है, आपको खुद से करना है कि हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमारा एंगल कितना बनता है बच्चों? 90 डिग्री। ये हमारी रेडियस का काम करेगी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट 10 दे रखा है। ये हमारा कंप्लीट कितना है? 10। हमें क्या निकालना है? PA और PB की दूरी। ठीक है, अब एक बात और, हमारे कॉमन पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लंबाई यदि ये x है तो ये भी x होगी। ठीक है, तो ये x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चों? 2x। यानी कि हमें एक की निकालनी है, उसको 2 से गुना कर देंगे, हमारा क्या जोड़ आ जाएगा? क्या PA प्लस PB आ जाएगा क्या? ठीक है, चलो
अब ध्यान से देखो, ये हमारा 90 डिग्री है, और जब भी हमारा किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए, आई रिपीट, जब भी हमारे ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए, तो वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, तो ट्रायंगल PAO, ट्रायंगल PAO हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा क्या। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये जो होगा आपका क्या होगा, ये हमारा बेस है, ये सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर। सोल्व कर लेना, ये हमारा 8 ही आता है। ठीक है, 10, 6 और 8। इसी तरीके से हमारा जब ये x है तो ये भी x है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 × 8 हमारा 16। जो भी आपके पास में यूनिट दे रखी हो, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर लिख देना, यदि कोई भी यूनिट नहीं दे रखी है तो हमको क्या लिख करके आना है, 16 यूनिट। यदि आप डायरेक्ट 16 लिख करके छोड़ जाते हो तो वहां पर आपका 0.5 नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से आंसर देना होता है, 16 यूनिट लिखना होता है। यदि हमारा कोई भी यूनिट नहीं दे रखा हो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो हमें फिर भी यूनिट लिख करके आना होता है। ठीक है, डायरेक्ट हमें 16 नहीं लिख करके छोड़ना होता है, हमारा गलत हो जाएगा आंसर। अब दूसरा देखो क्वेश्चन, ये आपके सारे बेसिक क्वेश्चन है, और कुछ इसी तरीके से हमारे पेपर में आएंगे, चाहे आपका पेपर स्टैंडर्ड हो चाहे हमारा पेपर बेसिक हो। और मैंने 4-5 क्लासेस प्रोवाइड कर रखी है आपको केस स्टडी क्वेश्चंस की, और उसमें ये भी बताया कि कैसे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस केस स्टडी में ही हमारे से पूछे जाएंगे। इस बार तो कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए, 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और कमेंट करना है आपको कैसा होता है। ठीक है, ये हमारा कैसे होगा वो आपको कमेंट करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आएगा, ध्यान से देखो। ये हमारा डायमीटर है, ये हमारा सेंटर है O। इस डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, मैंने क्या कहा, तीनों पेन यूज कर लेता हूं। इस डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, फिर से देखो, इस डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, इस डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, बताओ क्या होता है। इस डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, बताओ क्या होता है। इस डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या होता है, बताओ। चलो बताओ क्या होता है, वो तो मैं बता दूंगा क्या होता है, कमेंट भी करना एक बार, क्या आपको पता है क्या। चलो, और यहाँ पर इसका एक वर्ड है, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे थ्योरम नहीं होती कि मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्या है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं आपको इस एंगल का वैल्यू तो बता दूंगा कि एंगल की क्या वैल्यू है, आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यदि हमारे पास में कोई सर्कल है और सर्कल में डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल हमारा कितना होता है, ध्यान से समझो, 90 डिग्री। ठीक है, तो 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये हमारा डायरेक्ट आएगा, ये इस तरीके से फिगर आएगी कि हमारा ए बी हमारे पास में क्या है, डायमीटर है, ए बी हमारा डायमीटर है, और ये एंगल हमें बताना है PABC। फाइंड करो एंगल ACB इफ AB इज अ डायमीटर। तो डायरेक्ट आपको 90 डिग्री लिख करके आना है, और जो भी आपका एक्सक्यूज है क्यों आपका ये 90 डिग्री होता है, उसमें आपका ब्रैकेट में लिख देना। जो आप ब्रैकेट में लिखोगे वो आपको कमेंट सेक्शन में अभी फिलहाल लिखना है। ठीक है, चलिए, अब हमारा एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो भी मैंने आपके क्वेश्चन फाइंड आउट कर रखे हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको कराने हैं आज। ठीक है, पहले उसको कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन बच गए होंगे। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। अपनी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ो, इसमें दे रखा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रोड एंड इट्स शैडो इज 1:3। क्या जो भी गिवन हो ना बच्चों, आप एक बार उसको लिख लिया करो। रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रोड, रेशियो ऑफ यानी कि लेंथ ऑफ रोड और
उसकी शैडो क्या दे रखी है हमें, 1:3, कुछ ऐसी दे रखी है ना बच्चों। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, यदि हम यहाँ पर खड़े हैं और हमें सन को देखना है तो बेस से और सन को, यानी कि बेस से और जो हमारी आईज ऊपर देख रही है, तो इसके बीच में जो भी हमारा एंगल बना वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अब आप बता देना। देखो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ये होगा, मान लीजिए हमारा थीटा है, लेंथ ऑफ रोड हमारी क्या दे दी 1, शेडो हमारी क्या दे दी, बताओ शेडो कौन सी होगी, लेंथ ऑफ रोड हमारी ये होगी, शेडो हमारी क्या होगी √3। यहाँ पर ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये हमारी लेंथ ऑफ रोड होगी क्योंकि ये हमारी रोड है और ये हमारी इसकी परछाई है, ठीक है, ये हमारी क्या है बच्चों, परछाई √3। अब ये थीटा क्या होगा, तो ऐसे केस में जो भी टी रेशियोज हमारी क्या है, ये क्या है, ये हमारा 90 डिग्री होता है क्या, मैंने आपको बता रखा है कि ये हमारा 90 डिग्री होता है, कुछ भी दे रखा हो, या हमारा पेड़ हो या इसकी शेडो हो, तो ये हमारा 90 डिग्री होता है। ये हमारा 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये 1 दे रखा है। तो जिस भी टी रेशियोज में हमारा परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन हो, तो उस टी रेशियोज को यूज करना, वहां से आपका एंगल आ जाएगा। ध्यान से देखो क्या होता है बच्चों, tan थीटा, tan थीटा में हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास में 1 और √3 हमारा क्या है बेस। तो देखो 1/√3 क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको शुरुआत में ही कि tan की वैल्यू क्या क्या होती है हमारे पास में, 1/√3, 1/√3 हमारी 30, 1 हमारी 45, tan 45 और √3 हमारी tan 60। तो ये हमारा क्या है tan 30। तो tan 30, tan से tan जाएगा, थीटा हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसी तरीके से आप इसको आगे भी लिख देना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा क्या, ठीक है। पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो और जो भी आपकी समझ में आए उसको लिख देना, ऐसे मत सोचा करो कि ये हमारे से नहीं होगा, इसमें तो आपका कुछ और ही लैंग्वेज में दे रखा है, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। जो भी समझ में आए उसको लिख दो और उससे आगे फिर आगे बढ़ने की कोशिश किया करो। अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको कई बार आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में भी बताया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया, आज भी उसको रिवाइज कर लेते हैं। जब भी हमारे पास में कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल हो तो हमें गिवन होता है खुद ही उसके कॉन्सेप्ट में कि उसकी 2 साइड बराबर होगी, साथ ही साथ उसके आमने सामने वाले एंगल, यानी कि जो आपकी बराबर साइड दे रखी है उसके सामने वाला एंगल और दूसरी साइड के सामने वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये x है तो ये x है, यदि ये साइड y है तो ये भी y होगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जो कि हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी हमारी हाइपोटेन्यूज की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। कैसे, ये वाली साइड इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये वाली साइड इन दोनों साइड से, ये वाली साइड इन दोनों साइड से बड़ी होती है। तो किसी भी कंडीशन में हमारा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो, ठीक है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो यदि ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर हो, ठीक है। चलो अब देखो, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब ये x हो, यानी कि ये आपस में इक्वल दे रखी हो, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आइसोस्केलस में, ठीक है। हमारी हाइपोटेन्यूज दे दी 5√3, 5√2, 3 नहीं बच्चों 5√2। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, लेंथ ऑफ साइड्स निकालनी है ट्रायंगल की, यानी कि हमें x निकालना है। क्या निकालना है, x हमें निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला, ये हमारी हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, x² यानी कि t² + b² इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या फिर क्या होगा 5√2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये कितना हो जाएगा 2x², ये हमारा कितना हो जाएगा 5 × 25
और गुना 2। कैसे? जब हमारा √2 का स्क्वायर होता है तो 2 देता है, क्योंकि √2 इंटू √2 हमारा 2 होता है। ठीक है, चलिए अब 2 से 2 जाएगा, x हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? 25 रूट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ये तो आपको इतना यहाँ तक सोल्व करना है, इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होनी है। अब मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, क्या बताया था मैंने? ध्यान से देखो, यदि हमारा ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट समझ लेंगे। या फिर ऐसे देखो, यदि हमारा ये 16 दे रखा है, ये भी हमारा 16 दे रखा है, तो जब भी हमारा 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ साइड √2 का। जो भी हमारी हाइपोटेन्यूज होगी वो किसके बराबर होगी? साइड √2 के। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि 16 का स्क्वायर 256 प्लस करोगे 256 और फिर भी यही आएगा 16 √2। ठीक है, कैसे आया? ऐसे सोल्व कर लेना, कंफर्म हो जाएगा 16 √2 आएगा। फिर 8, यदि ये 8 है, ये 8 है, तो ये भी 8 √2 आएगा। तो इससे डायरेक्ट हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया, जब भी हमारी ये साइड आपस में बराबर हो, आइसोस्केलस हो, ठीक है, तो हमारी जो भी हाइपोटेन्यूज आती है वो इस फॉर्म में आती है, यानी कि साइड √2। क्या आती है बच्चों? साइड √2 में। साइड क्या है हमारी? x √2। साइड क्या है हमारी? 16 √2। साइड क्या है हमारी? 8 √2। साइड क्या है हमारी? 10 √2। इसी तरीके से यदि हमारा 5 रूट दे रखा है तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख लेंगे साइड √2 बराबर है हमारा 5 √2। √2 से √2 जाएगा, साइड हमारी डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, आपसे कोई भी नंबर नहीं काट सकता। अब देखो एग्जामिनर आपको कहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। अगर ये पेपर में आया बेसिक वाले पेपर में आया, ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी डिजिट दे सकता है। यदि इसी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड वे में बनाना है आपको, तो क्या देगा? मान लीजिए ये 108 दे दिया, ये हमारा 108 दे दिया, तो एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आपको 108 का स्क्वायर करना है, फिर से आपको 108 का स्क्वायर करना है, उनको सम निकालना है। आपसे वो डायरेक्ट निकालवाना चाहते हैं कि साइड √2 से आप निकाल लो। यहाँ से आपका क्या आंसर आएगा? 108 √2। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने का आपकी समझ में आया होगा। अभी तक बच्चों जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपको जब भी आपके एग्जाम होंगे, मई में आपका स्टार्ट है 4 तारीख से, कोई क्वेश्चन बच्चों ऐसा नहीं होगा जो आपको पहली बार वहां देखने को मिले। ठीक है, चाहे आपका स्टैंडर्ड का पेपर हो, चाहे हमारा बेसिक का पेपर हो, याद रखना, ये मेरा प्रॉमिस है, आपको सारे क्वेश्चन यहीं पर करा दूंगा मैं। ठीक है, चाहे आपका केस स्टडी क्वेश्चन हो, हालांकि वो पहली बार पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा केस स्टडी में भी। ठीक है, सारे आपके एनसीईआरटी आएंगे, लेकिन बेवजह आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बेवजह आप घबरा रहे हो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसमें तो खत्म हो गया ये। ठीक है, अब हमारा, मैं आपको एक वैसे ही बता देता हूँ जो मैंने आपको बताया था कि पहले बताया था कि एक क्वेश्चन आपका रह गया है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तीनों पेन को यूज करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास में क्या दे रखा है बच्चों? हमारा ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है सर्किल का O। ध्यान से समझो, ये हमारी P टेंजेंट है PA, ये हमारा कुछ भी मान लो, मान लीजिए M। ठीक है, ये हमारी 6 दे दी, ये हमारी 8 दे दी। आपको क्या निकालना है? फाइंड OM। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो देखना एग्जामिनर कहां पर कंफ्यूज कर रहा है आपको। इतना सारा डाटा गिवन होगा और आपको इसमें से ही आंसर मिल जाएगा। कुछ बच्चों ने तो निकाल भी लिया होगा। अब देखो, जो हमारा O है, ये हमारा A है, ये हमारा P है। ठीक है, ये हमारा 8 दे दिया और ये हमारा 10 दे दिया कंप्लीट। ये हमने M माना था, फाइंड OM। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों? फाइंड OM। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा जिस भी बच्चे ने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आप कहां पर कंफ्यूज होंगे। देखो बच्चों ध्यान से, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है? हमारी रेडियस। अब रेडियस का कॉन्सेप्ट देखो,
क्या होता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है रेडियस का। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस कहलाती है, और वो रेडियस चाहे आप किसी भी पॉइंट से सेंटर पर मिला रहे हो वो हमेशा बराबर होगी। ये हमारी आर 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 होगी। ध्यान से देखो, जब ये हमारी सारी इक्वल होंगी तभी तो हमारा रेडियस, तभी तो हमारा सर्कल बनेगा एक। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ध्यान, अब इसमें देखो, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी हमारी आर होती है, रेडियस हम बोलते हैं उसको। वो हमारी सारे पॉइंट्स पर इक्वल होगी। यदि ये हमारा 6 है तो ये भी हमारा 6 होगा। हमें ओ एम ही निकालना था, तो हमारा ओ एम क्या होगा, 6। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्या कंफ्यूज कहाँ हो रहे होंगे बच्चे कि हमें ओ एम निकालना है? ठीक है, उनको क्या आदत है कि यदि ओपी निकालना होता तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 10, लेकिन ओ एम निकाल दिया कि ओ एम निकालने को हमें मिल गया, तो अब कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने इम्प्रूव करो, आसानी से ऐसे क्वेश्चंस हो जाया करेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को इसमें देखो, इसमें उसका उल्टा है। ये 8 दे दिया, टेंजेंट और रेडियस के द्वारा हमारा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमारा 8, ये हमारा 10, ये हमारा कितना बनेगा, 6। ये मुझे याद है। ठीक है, आप इसको ध्यान से करने की कोशिश किया करो। डायरेक्ट आपको नहीं करना है, अपने पेपर में सोल्व करके आना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये आपका 10, ये आपका 8, ये आपका कितना हो जाएगा, 6। अब मैंने यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, अब वो रिवाइज करो। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी हमारी क्या होती है, बराबर। यदि ये 6 है तो ये भी 6 होगी, क्योंकि यहाँ तक ही आपको लेंथ निकालनी है इसकी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। समझो ध्यान से। अब तो आपकी डेट शीट भी आ गई है, तो अपनी तैयारी को और अच्छे से करो। ठीक है, आई होप मेरा समझाया आपको समझ में आया होगा। तो जिस भी बच्चे ने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। इसी तरीके से मैं आपको इस चैनल पर आपका अपने बोर्ड एग्जाम तक ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा। और मैं आपको फिर से भी कह रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं आपको कराऊं और उस तरीके का आपका क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, या आपको वहां पर नया कोई क्वेश्चन देखने को मिले।